हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे फोटोसिंथेसिस का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एक क्या पर्टिकुलर फंक्शन होता है, उसे हम डायग्राम की मदद से डिटेल में समझने वाले हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बायोसिंथेसिस का जो पाथवे है उसे भी मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम पेपर में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। इसके बाद जो अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड भी एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं, तो उसमें आता है फोटोसिंथेटिक कैरोटिनॉइड्स। ये जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इनके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको भी मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, यदि आप एक बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSIR-NET लाइफ साइंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर भी प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस का टॉपिक मेंशन है। फोटोसिंथेसिस ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। सबसे पहले इसका आंसर खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्लोरोफिल का क्या पर्टिकुलर फंक्शन हो सकता है। तो डेफिनेटली अगर आपने 10+12 लेवल पर भी फंक्शन को पढ़ा होगा तो आपके माइंड में आया होगा कि क्लोरोफिल जो होता है ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को एब्जॉर्ब करता है कहां पर? मेनली विजिबल रीजन में, जो रेड और ब्लू रीजन होता है वहां से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो है सर्टेन रिएक्शन को परफॉर्म करता है। अब चूंकि वो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंटेशन में हो रही है तो उसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो एक बात क्लियर हो चुकी है अल्टीमेटली कि क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करना। और फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है उसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर, और वहां पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। तो क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या हुआ? एब्जॉर्ब लाइट स्ट्रांगली इन ब्लू एंड रेड रीजन, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस का होल प्रोसेस होता है इसमें हम क्या देखते हैं, जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसके बाद अब चूंकि हमने देखा कि ये जो क्लोरोफिल है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी इसके अंदर एबिलिटी है फोटोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने की, और फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो इनडायरेक्टली या अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल की वजह से ही ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है, यानी एक पर्टिकुलर काम इसका ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना भी है। तीसरा काम होता है रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, जिसे हम फोस्टर ट्रांसफर भी कहते हैं। अब ये आपके माइंड में डेफिनेटली आएगा कि अब ये रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है और क्लोरोफिल का क्या इसमें पर्टिकुलर रोल होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से मैं थोड़ा एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि इसको हम अपकमिंग वीडियोस में और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस डायग्राम के अंदर ये है एक सेंटर और ये है एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये जो सेंटर है इसमें लाइट की प्रेजेंटेशन में सर्टेन केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। अब चूंकि लाइट के प्रेजेंटेशन में वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो इसे हम बोल सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, जिसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ठीक है, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में होता है। जैसे ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हाई अमाउंट में एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक होल क्रिएट हो जाता है। अगर कहीं से कोई चीज आप उठाते हो तो वहां पर गैप बन जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो गैप बना है उसे कोई डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर जो है उसको फिल कर देता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं इस फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर के अंदर, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा है। यानी यहां पर एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, और यदि केमिकल रिएक्शन लाइट की प्रेजेंटेशन में हो रही है तो इसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन एक सेंटर में हो रही है, इसीलिए इसे हम
रिएक्शन सेंटर या फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर कहते हैं, और इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, क्लोरोफिल का ये काम होता है कि ये जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है। दूसरा एक और काम है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अब यहां पर फोटोकेमिकल रिएक्शन के साथ ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स एसोसिएट होता है, ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। यानी कि हमने देखा कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की जो उपस्थिति है, जो प्रेजेंटेशन है, वो एंटीना कॉम्प्लेक्स में भी है, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में भी है। लेकिन एंटीना कॉम्प्लेक्स में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर में हेल्प करता है। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है? यहां पर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और फिर उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में वो जो है अपनी एक्साइटेशन एनर्जी को अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है। यानी कि उसने क्या किया, लाइट को पहले एब्जॉर्ब किया और फिर एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अपनी जो एक्साइटेशन एनर्जी है उसे अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद क्या होता है, उसका जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है वो भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो जो है फाइनली अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि एनर्जी जो है रिएक्शन सेंटर को मिल जाती है। ठीक है, सभी के सभी जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं या कैरोटिनॉइड्स हैं, यानी एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी पिगमेंट हैं, ये सभी के सभी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और अपने एक्साइटेशन एनर्जी को अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ शेयर करके वापस ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं, और वो जो एनर्जी है अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर में चली जाती है, डिलीवर हो जाती है। और फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में इतनी सारी एनर्जी आ जाती है, इसी वजह से वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यानी हमने यहाँ पर क्या देखा स्टूडेंट्स कि एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो जो है रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है, जिसे हम फोस्टर ट्रांसफर भी कहते हैं। तो ये एक और फंक्शन होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर कि वो जो है रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर में भी हेल्प करता है, जिसे हम फोस्टर ट्रांसफर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल के फंक्शन में एक और पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हम 10+12 लेवल से ही इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की जाती है कि आज दुनिया में जितने भी प्लांट्स आप देखते हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं, उसका रीजन भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही है। दरअसल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, विजिबल स्पेक्ट्रम से ब्लू और रेड रीजन से वो जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जो ग्रीन लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब चूंकि ग्रीन लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो लाइट हमारे तक पहुंचती है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स हमें जो है जितने भी प्लांट्स दिखाई पड़ते हैं वो ग्रीन कलर के दिखाई पड़ते हैं। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। अब हम डिस्कस करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। स्टूडेंट्स, हेडिंग डालीजिए बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बायोसिंथेसिस रिलेटेड एक पाथवे है जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही है जिसे आपको अपने माइंड में रिटेन करने की आवश्यकता है। जैसे कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बायोसिंथेसिस में जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो है ग्लूटामिक एसिड। लेकिन ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये ट्रांसफर आरएनए के साथ लिंक होता है जब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, राइट। इसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं डेल्टा एमिनो लिवोलिनिक एसिड, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे प्रोटोपोरफायरिन 9 का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद जो मैग्नीशियम है वो जो है इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है और अल्टीमेटली हमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मिल जाता है, राइट। तो इसके एक बायोसिंथेसिस का एक आइडिया आपको होना चाहिए कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, और बाकी इसके साथ हम देखते हैं मैग्नीशियम भी फाइनली जो है इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो ये इसके बायोसिंथेसिस का पाथवे है। स्टूडेंट्स, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए फोटोसिंथेटिक कैरोटिनॉइड्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को क्लासिफाई किया था, जिसमें हमने कैरोटिनॉइड्स को भी मेंशन किया था क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के साथ साथ। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कैरोटिनॉइड्स के बारे में। अगर कैरोटिनॉइड्स को सिर्फ और सिर्फ मैं कैरोटिनॉइड्स मेंशन करूं यहां पर तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें बात करना होगा फोटोसिंथेटिक कैरोटिनॉइड्स के बारे में। अब चूंकि नेचर में तो 500 से भी ज़्यादा कैरोटिनॉइड्स एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट कैरोटिनॉइड्स जो होंगे वो डिफरेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि हम किस कैरोटिनॉइड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक कैरोटिनॉइड्स के बारे में,
ठीक है। सभी के सभी जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए लाइकोपीन है, वो एक कैरोटीनॉइड्स है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि सभी के सभी जो कैरोटीनॉइड्स है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि डिफरेंट कैरोटीनॉइड्स जो होंगे वो डिफरेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक कैरोटीनॉइड्स के बारे में। और ये जो फोटोसिंथेटिक कैरोटीनॉइड्स है स्टूडेंट्स, ये जो है एक्ट एज ए एसेसरी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। हमने यहाँ पर एसेसरी क्यों मेंशन किया, इसेंशियल क्यों नहीं मेंशन किया? क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये सिर्फ एंटीना कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो है रिएक्शन सेंटर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इसे हमने एसेसरी पिगमेंट के रूप में कंसीडर किया। ठीक है, ये जो है नॉन इसेंशियल लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट के रूप में वर्क करता है। ये जो है लिपिड सॉल्युबल होता है। इसके नेचर को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम पेपर में 2 नंबर में एमसीक्यूज के माध्यम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। यदि स्टूडेंट्स आप लोग कैरोटीनॉइड्स की बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आपको एक से ज्यादा दिखाई देंगे। काफी सारे डबल बॉन्ड यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप इसे कह सकते हैं पॉलीसैचुरेटेड कंपाउंड या पॉलीइन कंपाउंड भी आप इसे कह सकते हैं, राइट। अब इसके बाद आप ध्यान से देखें तो इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का अल्टरनेट कंडीशन देखने को मिलता है, राइट। यानी एक सिंगल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट कंडीशन में हमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। यानी यहां पर हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, राइट। यानी इसे आप लोग कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं। अब चूंकि स्टूडेंट्स इसमें आइसोप्रीन यूनिट का ये बना होता है, इसलिए इसे हम आइसोप्रीनोइड कंपाउंड के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कैरोटीनॉइड्स से रिलेटेड एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन, जो कि आपको अपने माइंड में रिटेन रखना है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, चूंकि 10+12 लेवल से भी हम कैरोटीनॉइड्स को पढ़ते आए हैं, और वहां पर एक मिसकंसेप्शन हमारे माइंड में डेवलप हो जाता है। जब भी हम किसी कैरोटीनॉइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं, तो या तो बिगिनिंग में या फिर एंड में हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे हमारे माइंड में ये मैसेज जाता है कि जितने भी कैरोटीनॉइड्स हैं उनके स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर जरूर होती है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। जैसे लाइकोपीन है, आप लाइकोपीन में जरा ध्यान से देखिए, क्या मैंने यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है? नहीं। बीटा कैरोटीन में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जरूरी थोड़ी है कि कैरोटीनॉइड्स के स्ट्रक्चर में आप साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करें। वहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अपने माइंड में ये मान कर मत चल लेना कि जब भी आप कैरोटीनॉइड्स को स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे या शो करेंगे तो वहां पर बिगिनिंग में और एंड में जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ही दिखाई पड़ेगी। लाइकोपीन का अगर आप देखें तो इसमें कार्बन की संख्या 40 है, हाइड्रोजन की संख्या 56 है, और इस हिसाब से अगर आप इसमें देखें तो ये कितने आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना है। आप देखेंगे यहां पर ये जो है टोटल एक आइसोप्रीन यूनिट, यानी आप देखेंगे तो आइसोप्रीन यूनिट की टोटल जो संख्या है वो यहां पर 8 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना है, राइट। इसे हम टेट्रा टर्पेनोइड स्ट्रक्चर के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आपने कहा कि लाइकोपीन जो होता है ये फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो यहाँ पर आपने लाइकोपीन को क्यों मेंशन किया? देखो, जितने भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं उनकी एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जितने भी कैरोटीनॉइड्स आप देखते हैं वो इसी स्ट्रक्चर से डिराइव्ड होंगे। इसीलिए मैंने लाइकोपीन को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में, एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर शो किया है। यानी लाइकोपीन जो है वो कैरोटीनॉइड की मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सम कैरोटीनॉइड्स पॉलीइन चेन आर टर्मिनेटेड बाय 6 कार्बन रिंग। कुछ कैरोटीनॉइड्स ऐसे भी होते हैं जैसे बीटा कैरोटीन है, वो जो है साइक्लिक 6 कार्बन साइक्लिक रिंग के द्वारा टर्मिनेट होती है। तो इससे आप ये मत सोच लेना कि सारी की सारी जो है कैरोटीनॉइड्स जो है वो उसमें साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होगी। कुछ कैरोटीनॉइड्स के अंदर होती हैं, कुछ में नहीं होती है, राइट। फाइनली स्टूडेंट्स, अब हम कैरोटीनॉइड्स की क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं। देखो, जितने भी फोटोसिंथेटिक कैरोटीनॉइड्स होते हैं, यानी ऐसे कैरोटीनॉइड्स जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस तरह के जो कैरोटीनॉइड्स हैं उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट ज़ेंथोफिल्स, नंबर सेकंड कैरोटीन्स। यानी ये दोनों के दोनों कैरोटीनॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर कहीं पर भी आप नाम सुनते हैं ज़ेंथोफिल्स, तो यानी ज़ेंथोफिल्स क्या है, वो कैरोटीनॉइड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है।
लेकिन ज़ेंथोफिल और कैरोटीन्स में अंतर क्या है? ज़ेंथोफिल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यानी ये एक ऐसे कैरोटीनॉइड्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड हैं। लेकिन कैरोटीन्स ऐसे कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि प्योरली हाइड्रोकार्बन है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, या सिंपली आप लोग कह सकते हैं इसके लिए नॉन ऑक्सीजनेटेड, राइट। तो यहां पर स्टूडेंट्स जो ज़ेंथोफिल है, कैरोटीन्स हैं, इसमें जो मोस्ट बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति का और अनुपस्थिति का है। जो ज़ेंथोफिल होते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यानी ज़ेंथोफिल ऑक्सीजनेटेड होते हैं, और जो कैरोटीन्स हैं वो प्योरली हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसमें जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ज़ेंथोफिल के एग्जांपल में स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बीटा कैरोटीन को। वहीं स्टूडेंट्स कैरोटीन के एग्जांपल में जो कि प्योरली हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं ल्यूटीन को। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स। जैसा कि मैंने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया था और इसके बारे में कहा था कि ये एक सेंटर होता है। अब चूंकि इस सेंटर के अंदर एक फोटोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है तो इसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर कहते हैं। ये एक एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है और कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होता है, और इन दोनों पिगमेंट का जो कि एंटीना कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, इनका काम होता है रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। यानी ये क्या करेंगे, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद अपनी जो एक्साइटेशन एनर्जी है अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को वो जो है डिलीवर कर देते हैं और खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। और ठीक इसी तरह से अल्टीमेटली वो जो एनर्जी है वो रिएक्शन सेंटर को डिलीवर कर दी जाती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में एनर्जी की मात्रा बहुत ही हाई हो जाती है और वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं इनका काम भी रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर में ही है। ये जो है यहाँ पर एंटीना कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है। अब एंटीना कॉम्प्लेक्स में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं वो जो है रेड और ब्लू रीजन से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन यदि हम बात करें कैरोटीनॉइड्स की तो ये डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। हालांकि ये भी जो है विजिबल रीजन से ही जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो है 400 to 500 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसको बेस्ट तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और फाइनली उस एनर्जी को अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद खुद जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो देखो एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो हमारे पास पिगमेंट प्रेजेंट हैं वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी है, कैरोटीनॉइड भी है, लेकिन दोनों के दोनों मॉलिक्यूल, दोनों के दोनों पिगमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और फाइनली वो जो है एनर्जी को रिएक्शन सेंटर को डिलीवर कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कैरोटीनॉइड्स के फंक्शन के बारे में, और आज हमने क्लोरोफिल के फंक्शन में भी डिस्कस किया। और कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल में जो मेन डिफरेंस है, देखो क्लोरोफिल एक मेन इंपॉर्टेंट पिगमेंट के रूप में, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, इसलिए ये एक इसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। लेकिन वहीं यदि हम बात करें कैरोटीनॉइड के बारे में तो इसे एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये जो है एंटीना कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए डिफरेंट टॉपिक पर, आप लोग उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।